हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चलें जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फाइनली सीए न्यू सिलेबस इज़ आउट। सीए का नया कोर्स आ चुका है, स्टडी मटेरियल सिलेबस वगैरह सब अनाउंस हो चुका है। तो एक बार देख लेते हैं सीए इंटर का सिलेबस क्या कहता है। देखो, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में आपसे सीए इंटरमीडिएट में जो पेपर मैं पढ़ाता हूँ दैट इज़ योर एडवांस अकाउंटिंग, अब जो नया नाम रहेगा एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। तो एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये जो हमारे पास सिलेबस है, मतलब इन दोनों पेपर की डिटेल में बातें करूंगा और बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और बाकी सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो हमारी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपको डालकर दे देंगी, बनाकर दे देंगी। ठीक है जी, एक बार मैं अपनी फैकल्टीज के बारे में बता देता हूँ। पेपर 1 जो आपका एडवांस अकाउंटिंग है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। पहले दो पेपर होते थे, अकाउंट्स का और एडवांस अकाउंट्स का, उनको मर्ज करके एक पेपर बना दिया गया एडवांस अकाउंटिंग। ये सर मैं लेता हूं। और एक मैं पढ़ाऊंगा पेपर नंबर 5 दैट इज योर ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ये कुछ नहीं है सर, सिलेबस बिल्कुल सेम है। एथिक्स उन्होंने जो ऐड किया है वो भी मैं बताऊंगा कहां से इन्होंने पोर्शन निकाला है, वो भी सर मैं ही पढ़ाता हूं आप लोगों को, ऑडिटिंग एंड एथिक्स का पेपर। बाकी हमारे पास जो लॉ के लिए, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के लिए फैकल्टी है, हमारे पास CS रमनदीप सिंह सर है। पेपर 3 जो टैक्सेशन है उसके लिए हमारे पास CS परमजीत सिंह सर हैं। पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 6 FM एंड SM, इसके लिए हमारे पास फैकल्टी जो है वो गौतम गोयल सर है, प्रोफेसर गौतम गोयल सर। ठीक है जी, तो ये हमारी कुछ फैकल्टी की डिटेल्स है। अकाउंटिंग का, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, इन दोनों के बारे में मैं आपसे अभी डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। और बाकी जो पेपर है वो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपको आपके साथ उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगी। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। देखिए जी, बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सर क्या हुआ क्या होगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है जी, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। जो आपका पहले अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स होता था उसका कॉम्बिनेशन है। और इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में सर काफ़ी चेंज है, ड्रास्टिक चेंज अगर मैं बोलूँ ना, वो आपका इसी पेपर में आया है अकाउंटिंग में। सबसे ज़्यादा चेंजेस हैं, टॉपिक्स हटे हैं और कुछ टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं। हटने वाले कंटेंट ज़्यादा है, ऐड होने वाली तो बस ये कि दोनों को मर्ज करके और एक दो चीज़ें ऐड करी हैं, लेकिन हटने वाला सिलेबस काफ़ी है। वो देखते हैं क्या है। एडवांस अकाउंटिंग, देखो ये कुछ सर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताया सिलेबस का। यहाँ पर हमारा कंटेंट आता है। देखो जी, कंटेंट क्या कहता है। सबसे पहला आएगा आपका वही आपका सर AS कैसे बनते हैं, इंड AS वगैरह का क्या प्रोसेस है, IFRS क्या होते हैं, कन्वर्जन वर्सेस एडॉप्शन क्या है, IFRS का इनका कॉन्सेप्ट्स क्या है, कार्व आउट्स वगैरह क्या है, IFRS की क्यों नीड है, IFRS इंड AS में कन्वर्ज क्यों हुए, इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट क्यों नहीं किए, ये सब चीज़ें बताएंगे। ये पहले भी हमारे पास टॉपिक ग्रुप 1 के अंदर हुआ करता था, वही सेम टॉपिक आपका यहाँ पर कंटिन्यूड है। ठीक है जी, उसके बाद सेकेंड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फ्रेमवर्क पढ़ते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, इसका फ्रेमवर्क क्या है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, क्या फ्रेमवर्क फॉलो होता आ रहा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड AS वाली बात फाइनल लेवल पे, AS के हिसाब से जो हम पढ़ते थे ये पहले भी ग्रुप 1 में होता था, अभी भी कंटिन्यूड है। ठीक है जी, उसके बाद टॉपिक नंबर 3 जो है वो AS है। ठीक है जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वेरियस एंटिटीज। ये पहले भी टॉपिक आपका ग्रुप 1 में होता था कि सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS के बारे में बात होती थी। यहाँ पर सर अगर मैं भाई दो तरीके की एंटिटी है, एक होती है कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट में आपके लेवल 1 2 3 4, और कॉर्पोरेट एंटिटी में SMC और नॉन SMC। कॉर्पोरेट में MCA के रूल्स लगते हैं और नॉन कॉर्पोरेट में ICAI की गाइडलाइंस लगती हैं। ये सब चीजें हम ग्रुप 1 में पढ़ा करते थे, अभी भी सेम आपका कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, तो पहले 3 में तो मुझे कोई चेंज दिख नहीं रहा। ओके जी, नाउ चेंज कहां पर आया सर? चेंज आना शुरू हुआ यहां से, एप्लीकेशन ऑफ AS। अब मजे की बात क्या है, आपके अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड हो गया है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड हो गया है। ऐसा इन्होंने पहले फाइनल में किया था। फाइनल में क्या चलता था सर? फाइनल में सारा सिलेबस इंड AS बेस्ड था। फाइनल में पूरे के पूरे इंड AS पढ़ाए जाते थे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे के पूरे आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि कंट्री में एट प्रेजेंट दोनों तरीके के स्टैंडर्ड चलते हैं। AS भी चलते हैं क्योंकि कुछ एंटिटीज AS से गवर्न हो रही है और कुछ एंटिटीज हमारी इंड AS से गवर्न हो रही है। तो दोनों तरीके की एंटिटीज है, AS वाली भी है और इंड AS वाली भी है। तो इंड AS का पार्ट आपको फाइनल में पढ़ाया जाता है और AS वाला पार्ट आपको इंटरमीडिएट में पढ़ा दिया जाएगा। पूरा सारे ही AS आपको पढ़ने हैं, सारे ही AS आपको पढ़ने हैं। चैप्टर्स हटा के इन्होंने AS जोड़ दिया, आपके AS बेस्ड आपका सिलेबस बना दिया गया। ठीक है जी, देखिए
अब इसमें बहुत सारे ऐसे एएस है जो ग्रुप 1 में थे, कुछ ग्रुप 2 में थे, वो सारे तो डाल ही दिए, प्लस कुछ एडिशनल नए स्टैंडर्ड भी इन्होंने ऐड करे हैं जो पहले कहीं भी नहीं थे। ठीक है, एक एक देखते हैं। चले AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पहले आपका ग्रुप 1 में हुआ करता था, तो इसको कंटिन्यू किया इन्होंने यहाँ पर। AS4 हो गया आपका कंटीजेंसी वाला, AS5 हो गया आपका वो आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्राइवेट आइटम वाला, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये चारों स्टैंडर्ड आपके ग्रुप 2 में हुआ करते थे, यहां पर ऐड करे इन्होंने। फिर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 फॉरेन एक्सचेंज वाला, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट वाला, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये ग्रुप 1 से उठाया इन्होंने, यहां पर कंटिन्यू किया। AS14 अमेलगमेशन का पूरा स्टैंडर्ड, ये पहले ग्रुप 2 में होता था, यहां पर ऐड इन्होंने किया। देखो यहां से मुझे पता लग रहा है ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का AS है, तो सर मैं मान के चलता हूं यहां पर आपके प्रैक्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। अमेलगमेशन AS है, तो यहां पर भी मैं मान के चलता हूं प्रैक्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट का चलो ना भी अगर मैं बोलूं, इन्वेस्टमेंट का अगर AS वाला ही पार्ट बोलूं, लेकिन अमेलगमेशन जो है वो प्रैक्टिकल पूरा चैप्टर भी आपका रहेगा, नीचे इन्होंने दे भी रखा है। ठीक है जी। उसके बाद AS15 ये इन्होंने न्यू ऐड किया, जो भी न्यू ऐड किया उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो AS15 इन्होंने न्यू ऐड किया, ये पहले कहीं भी नहीं होता था, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का यहाँ पर इन्होंने ऐड किया। उसके बाद AS16 ग्रुप 1 में होता था, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग ग्रुप 2 का पार्ट था, AS18 रिलेटेड पार्टी ग्रुप 2, AS19 ग्रुप 2, AS20 आपका ग्रुप 2। ये सारे ग्रुप 2 के स्टैंडर्ड उठाए इन्होंने। उसके बाद AS21 कंसोलिडेशन ग्रुप 2 में हुआ करता था, इसको इन्होंने यहां कंटिन्यू किया। तो मैं मान के चलता हूं यहां पर भी ये प्रैक्टिकल्स पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर कंसोलिडेशन का भी पूछा जा सकता है। AS22 ये जो डेफर्ड टैक्स वाला होता था ग्रुप 2 वाला स्टैंडर्ड उन्होंने यहां पर डाला। अब ये नए आपके AS23 एसोसिएट कंपनीज, कंसोलिडेशन में कुछ एसोसिएट कंपनीज होती है, उनके साथ अकाउंटिंग कैसे होगी वो AS23 बताता है, वो आपका नया ऐड किया। फिर AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ग्रुप 2 वाला उठाया। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहले कहीं नहीं था, अब ऐड किया इन्होंने। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स पहले ग्रुप 2 में होता था, अब इन्होंने यहां पर लेकर आएंगे। और AS27 ये जॉइंट वेंचर वाला, यहां भी कंसोलिडेशन होता था जॉइंट वेंचर्स के साथ, उसका स्टैंडर्ड हो गया। और AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये दोनों स्टैंडर्ड भी यहां पर लाए। और AS29 प्रोविजन कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी ग्रुप 2 वाला, ये यहां पर इन्होंने कंटिन्यू किया। तो कह सकते हो सर सारे ही AS है, AS 1 से लेकर 29 तक, जिसमें से आपके 6 और 8 तो होते ही नहीं है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो हमारे पास 27 AS हैं जो आपको पढ़ने हैं एक ही पेपर के अंदर। तो कह सकते हो आपका पेपर जो है वो सारा का सारा अकाउंट्स का जो है, जिसका नाम एडवांस अकाउंटिंग कर दिया गया, उसका जो पेपर है आपका वो पूरा का पूरा कोर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड रहेगा। ठीक है जी। जैसा कि आपको सबको पता है सर 30% आपका MCQs है हर सब्जेक्ट में और 70% डिस्क्रिप्टिव है। तो पूरे चांस है कि 30% MCQs यहां पर AS की अच्छी खासी वेटेज रहने वाली है। ठीक है, और ऐसे MCQ नहीं होंगे कि सर AS1 का नाम बताओ, AS2 का नाम बताओ, नहीं, पूरे केस बेस्ड MCQs होंगे, पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। तो अब वो चीज चली गई कि सर ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया तो नंबर आ जाएंगे ठीक ठाक, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको इन डेप्थ अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत डीपली अच्छे से समझना पड़ेगा, तो वही टीचर पढ़ा पाएगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अच्छी नॉलेज रखता है। ठीक है जी। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अच्छी नॉलेज रखता है उसको डिटेल में समझा सकता है, उसको डिटेल में एनालाइज करा सकता है, प्रेजेंटेशन करा सकता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट समझा सकता है, रियल लाइफ से रिलेट कर सकता है, वही टीचर सर आपको ये पेपर पढ़ा पाएगा। ठीक है जी, ओके। नाउ अगला इन्होंने डाला कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक। इसमें भी कुछ टॉपिक ग्रुप 1 के, कुछ ग्रुप 2 के भी हैं। तो कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक, इसमें क्या डाला इन्होंने, देखो शेड्यूल 3 डिवीजन 1, डिवीजन 2 इंड AS पे लगती है, डिवीजन 1 AS वाली कंपनी पे लगती है। तो वो आपसे पूछी गई, पहले भी थी ग्रुप 1 में, जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब पूछ लिया गया, ये सब पूछ लिया गया। यहाँ पर मुझे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला टॉपिक नहीं दिख रहा, तो मे बी वो डिलीट हो चुका है। बाकी डिटेल में स्टडी मटेरियल एक बार देखना पड़ेगा, जब पढ़ाएंगे तब पता लगेगा, लेकिन यहाँ तक मुझे लग रहा है शायद वो MR का टॉपिक अब नहीं है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज ग्रुप 2 का टॉपिक था, वो उन्होंने उठा के यहाँ पर डाला। बायबैक के साथ एक ESDR होता था, शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, वो इन्होंने उड़ा दिया, हटा दिया। अकाउंटिंग फॉर रिस्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज, इसको मैंने देखा था, यहां पर इन्होंने दोनों पूछे आपसे, अमेलगमेशन भी पूछा और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी पूछा। ठीक है,
ये दोनों ही टॉपिक आपके ग्रुप 2 में हुआ करते थे एडवांस अकाउंट्स में, उसको यहां पर इन्होंने डाला, और ब्रांचेस का पूरा टॉपिक इन्होंने कंटिन्यू किया, जो ग्रुप 1 में हुआ करता था वो इन्होंने यहां पर कंटिन्यू किया। तो ये आपका सिलेबस है जिसमें आप कह सकते हो अच्छी खासी वेटेज आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे बात करूं भाई पेपर पैटर्न, हालांकि पेपर तो अभी मई 24 में पहला पेपर होगा, लेकिन फिर भी अगर इंस्टीट्यूट वही 125 नंबर का पेपर रखता है, क्योंकि पता नहीं है अभी पहला पेपर मई 24 में होगा तभी कुछ बताया जा सकता है, अगर मान लो 125 का पेपर रखता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70 मार्क्स जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ही रहेंगे, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है। और बाकी जो आपके 50 से 60 या 50-60 नंबर बचे वो आपके अदर टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें आपका ये अमेलगमेशन, ब्रांचेस हो गया, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, ये सब चीजें रहेंगी। लेकिन आप कह सकते हो कि 125 में से 60 to 70 मार्क्स आपका एएस रहेगा, मतलब 50% पेपर आपको एएस बेस्ड ही दिखने वाला है, मिनिमम 50% दिखेगा, उससे ऊपर भी हो सकता है। पहले तो सिर्फ कितना पूछा जाता था, 20 नंबर का पूछा जाता था, और ग्रुप 2 में आते थे आपका वही 30-35 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब एक ही पेपर के अंदर 50 से 60 नंबर या 60 से 70 नंबर, 50% बोल रहा हूं मैं, पर 60 से 70 नंबर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ही पेपर रहने वाला है। तो इतना भी हल्के में मत लेना सब्जेक्ट को। पहले के पेपर अकाउंट, एडवांस अकाउंट्स इजी होते थे, इतने मुश्किल नहीं होते थे, लेकिन अब हल्का नहीं रहेगा। अब आपको बहुत अच्छे से इस पेपर में मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से समझ के चलने पड़ेंगे, ठीक है जी। आइए जी, अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं। अगर थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहो कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं, ये मैं आपके सामने मैंने लिखे हैं। देखो, एक टॉपिक होता था प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, हटा दिया इन्होंने। इंश्योरेंस क्लेम हटा दिया, हायर परचेज हटा दिया, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हटा दिया, ईसॉप्स हटा दिया, ईएसडीआर हटा दिया, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज हटा दिया, बैंकिंग, एनबीएफसी, ये सब टॉपिक्स तो डिलीट ही कर दिए। ये कंबाइन है अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के, दोनों को मिला के बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सारे टॉपिक्स इन्होंने डिलीट कर दिए। अच्छा, कुछ टॉपिक इन्होंने फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए, जैसे बोनस इशू हो गया, राइट इशू हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, डिसोल्यूशन इंक्लूडिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिसोल्यूशन में भी बहुत सारी चीजें थी कि कन्वर्जन ऑफ फर्म टू कंपनी, सेल ऑफ फर्म टू कंपनी, ये सब चीजें भी होती थी। ये सब चीजें इन्होंने हटा दी हैं, कहीं भी नहीं है। लेकिन बेसिक डिसोल्यूशन इंक्लूडिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ये इन्होंने फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया है। तो फाउंडेशन का लेवल इन्होंने बढ़ा दिया। सब फाउंडेशन में कुछ डिलीट भी किया, यस फाउंडेशन में डिलीट भी किया, उसकी अलग से डिटेल में चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में, ठीक है जी। तो ये हमारा इंटर का अकाउंट्स का सिलेबस रहेगा, पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, अब हम बोलेंगे इसे एडवांस अकाउंटिंग आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है जी। बैचेस की भी इंफॉर्मेशन मैं भी आपको थोड़ी देर में देता हूं, ठीक है। ये एडवांस अकाउंटिंग हो गया। अब आता है पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ये पेपर भी सर मैं ही लेता हूं आपका, ऑडिटिंग एंड एथिक्स का, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, देखो इसमें क्या किया, इसमें तो पहले से ही एमसीक्यू चलते आ रहे थे, वही चीज कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। मेरे को एक अच्छी लगी इंस्टीट्यूट की चीज, इररेलेवेंट चीजें हटाकर इन्होंने सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया। पहले क्या होता था, कहीं भी कुछ भी एएस, कहीं भी कुछ भी स्टैंडर्ड ऐसे जो था वो आपका कहीं भी कुछ भी स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब उन्होंने टॉपिक वाइज क्या करे, स्टैंडर्ड डाल दिए कि जिस टॉपिक में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वहीं पर ही उसे इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है जी। वो एक मेरे को बहुत अच्छा काम लगा। देखो पहला चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये सेम है, उल्टा इसको इंस्टीट्यूट ने क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो आपका एथिक्स है ना, लास्ट चैप्टर अगर आप उठाते हो, दैट इज योर ये वाला एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये पहले चैप्टर 1 के अंदर ही था, ये पहले चैप्टर 1 के अंदर ही था। अब उन्होंने क्या करा, चैप्टर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले चैप्टर 1 बहुत बड़ा था, ठीक है, तो अब उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। चैप्टर 1 में इन्होंने बेस रखा ऑडिट का कि ऑडिट क्या है, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, नीड, बेनिफिट्स, क्वालिटीज, इनहेरेंट लिमिटेशन, और ऐसे 200 पढ़ते हैं ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये ऐसे 200 हमारा चैप्टर 1 का पार्ट रहेगा। पहले SQC1 भी पढ़ाया जाता था, ऐसे 220 भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता था, ऐसे 210 पूरा पढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब वो वाला पोर्शन उठा के इन्होंने लास्ट चैप्टर में डाल दिया एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का, ठीक है जी। आई होप जिन्होंने थोड़ा बहुत ऑडिट पढ़ाया या नॉलेज रखते हैं ओल्ड सिलेबस की, उनको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी हम पढ़ते थे यही अपना, ऐसे 300 पढ़ते थे, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी भी यही हमें कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आपका रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा, हर
हर चैप्टर में ना कहीं ना कुछ छोटी छोटी चीज ऐड करी गई है। जैसे अगर मैं रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल की बात करूं तो इसमें हम ऐसे 320 पढ़ लेते थे, मटीरियलिटी वाला, मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। ऐसे 315 पढ़ते थे हम, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये इन्होंने नई चीज ऐड करी, हालांकि इसको मैं नया कलर दे देता हूं। ये डिजिटल ऑडिट का कॉन्सेप्ट इन्होंने नया ऐड किया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये कुछ नहीं है, ये पहले एक टॉपिक होता था ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये वही है, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया? डिजिटल ऑडिट कर दिया। और चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट बना लिया, क्योंकि उसमें भी कंट्रोल्स की डिस्कशन होती है कि आईटी कंट्रोल्स के ऊपर ऑडिट कैसे किया जाएगा, तो वो उन्होंने चैप्टर नंबर 3 का ही पार्ट बना दिया डिजिटल ऑडिट के नाम से। ठीक है, तो आप कह सकते हो नया है, बट नया कुछ नहीं है, नाम नया है लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम है, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिट एविडेंस, इसमें भी इन्होंने एक अच्छा काम किया। ऑडिट एविडेंस में क्या किया इन्होंने, इसको भी ना 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। जो चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 7 है, 7 में कुछ चीजें नई भी है। जो एक कंप्लीशन एंड रिव्यू है, इसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो 500 की सीरीज वाले अभी स्टैंडर्ड्स आपको दिखेंगे, वो सारे के सारे पहले ऑडिट एविडेंस में होते थे, क्योंकि ऑडिट एविडेंस 500 की सीरीज पे बनता है। तो ये 500 की सीरीज वाला इन्होंने यहां पर काम रखा, ऐसे 500, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो ये रखा। एक 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ऐसे 610, ये पहले नहीं पढ़ाया जाता था, अब इन्होंने ऑफिशियली आपके कोर्स का पार्ट बना दिया, तो ये भी आपको पढ़ना है। बाकी सारे ऐसे 530 हो गया, ऑडिट सैंपलिंग हो गया, ये पहले अलग से चैप्टर होता था, अब इन्होंने इसी में डाल दिया आपका। ऐसे 501 हो गया, 505 हो गया, 510 हो गया, 550 हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गया, ये पहले अलग चैप्टर होता था, इसी का पार्ट बना दिया, ऐसे 520 वगैरह। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या करा, ऑडिट एविडेंस का टॉपिक थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सेम है, लाइन टू लाइन कॉपी है, लिस्ट इज इलस्ट्रेटिव ओनली, पहले भी ये लिखा हुआ था। यहां पर क्या होता था, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी आइटम को उठाकर उसके ऑडिट के बारे में पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल ऑडिट ऑफ अ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे करोगे? ऑडिट ऑफ अ रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का ऑडिट कैसे करोगे? ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई का ऑडिट कैसे करोगे? जो आप एडवांस अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के आ रहे हो ना, वो बहुत ही ज्यादा आपके अब यहां पर काम आएंगे। पहले भी आते थे, लेकिन अब तो आपको सारे ही स्टैंडर्ड पढ़ा दिए जाएंगे, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको ऑडिट का सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पहले चैप्टर नंबर 3 हुआ करता था, अब इन्होंने उठा के चैप्टर नंबर 6 में डाल दिया, वही ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यहां पर आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कंप्लीशन एंड रिव्यू, उसको वैसे तो मैंने न्यू बोल दिया कि न्यू है, लेकिन ये ऑडिट एविडेंस में से कुछ हिस्सा इन्होंने अलग से कर दिया, अलग से निकाल दिया। जैसे कि ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये पहले आपका ऑडिट एविडेंस में था। उसके बाद ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, ऑडिट एविडेंस, ये सब ऑडिट एविडेंस के टॉपिक में था। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वगैरह ऐसे 580, ये सब ऑडिट एविडेंस का पार्ट था। ये कुछ स्टैंडर्ड नए डाले इन्होंने, ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग द ऑडिट, 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी वाला, 265 कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी विद टीसीडब्ल्यूजी, ये 260, 265, 450, ये नए स्टैंडर्ड है, ये पहले नहीं था आपके कोर्स का पार्ट, अब इन्होंने यहां पर ऐड कर दिए। काफी सारे स्टैंडर्ड्स भी ऐसे भी आपको ऑडिट के सिलेबस में पढ़ने हैं। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, वही ऐसे 700 की सीरीज होती है हमारी, 700 सीरीज होती है, जिसमें आपका 700, 701, 705, 706, 710 ये सब चीजें आ जाती हैं आपके पास, प्लस कारो रिपोर्टिंग, कारो रिपोर्टिंग यहां पर पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है अच्छे से, ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ये भी सेम है आपका। इसमें क्या होता था, ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट ऑडिट कैसे किया जाएगा, ऑडिट ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बॉडी, ऑडिट ऑफ अ ट्रस्ट, ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ अ एनपीओ, ऑडिट ऑफ अ हॉस्पिटल, ऑडिट ऑफ अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब्स वगैरह, ये सब चीजें आपकी यहां पर आती थी। तो ये टॉपिक इन्होंने उठा के एज इट इज कंटिन्यू किया। एलएलपी ऑडिट भी है, लिखा है इन्होंने, बेसिक्स ऑफ एलएलपी ऑडिट ऑल्सो। अच्छा, नए सिलेबस में मैंने एक चीज ध्यान दी है, एलएलपी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लॉ में भी आप उठाओगे एलएलपी बहुत डिटेल में, ठीक है, अकाउंट्स में भी उठाओगे तो एलएलपी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस किया गया, ऑडिट में भी एलएलपी ऑडिट के ऊपर फोकस किया। व्हाई सो मच फोकस ऑन एलएलपी? क्योंकि एलएलपी बहुत ही ज्यादा इनकॉर्पोरेट होती जा रही है।
लोग जब अब बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी से ज्यादा एलएलपी इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, तो एलएलपी का सारा काम कौन देखता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है। पहले एलएलपी के ऊपर इतना जोर नहीं होता था, लेकिन अब एलएलपी के ऊपर बहुत अच्छा खासा इंस्टीट्यूट ने जोर डाला है ताकि स्टूडेंट को एलएलपी की नॉलेज अच्छी खासी रहे। अब क्योंकि आर्टिकलशिप आपकी इंटर के बाद होनी है, इंटर पूरा क्लियर होने के बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, तो इंटर में आप पूरे एक अच्छे पैकेज तैयार हो जाओगे, आप आर्टिकलशिप में अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दे पाओगे, अच्छे तरीके से काम सीख पाओगे। तो कह सकते हो सर नया कोर्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन है। उसके बाद बैंक ऑडिट हो गया आपका, ये सेम है एज इट इज है। उसके बाद ये मैंने बताया आपको एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 में थी। जैसे क्या क्या था इसमें होता था एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल SQC1, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये देखो तीनों स्टैंडर्ड आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे। इसमें इंडिपेंडेंस का टॉपिक था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स हो गया आपका, थ्रेट्स हो गया, सेफगार्डिंग ऑफ थ्रेट्स हो गया, ये ऐसे 210 की सारी बातें होगी, ये आपको पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये आपका एथिक्स का सिलेबस रहेगा। ओके, ये आपका ऑडिट है, और ऑडिट बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल कर दिया इन्होंने। अब वो रटे रटाए रूल्स रेगुलेशंस उन पे कोई भी काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अब इन्होंने ऑडिट का सिलेबस डिजाइन किया है। क्या हट गया ऑडिट में से? देखो बहुत ही सही चीज इन्होंने कर दी। क्या हटा दिया इन्होंने? यहां से कंपनी ऑडिट हटा दिया, फ्रॉड रिपोर्टिंग हटा दिया। ये फ्रॉड रिपोर्टिंग कंपनी ऑडिट के साथ ही पढ़ाई जाती है, और एक ऐसे 240 हुआ करता था फ्रॉड रिपोर्टिंग का, और एक सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 होता था, और ये कंपनी ऑडिट होता था सेक्शन नंबर 139 से लेकर 148 तक। ये सारे के सारे प्रोविजंस इन्होंने यहां से हटा दिए। क्यों हटा दिए? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये सब चीजें आप लोग लॉ में पढ़ लेते हो अच्छे से। जो आपका कॉर्पोरेट लॉ है, तो कॉर्पोरेट लॉ में आप ये सब चीजें ऑडिट की सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेते हो, तो वहां पर ये कहते हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट अभी से नहीं है। ठीक है, तो ऑडिट में जो कंपनी लॉ का हिस्सा होता था वो सब हटा दिया गया। लेकिन आपको ये कंपनी लॉ में कंपनी ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इसका कहीं ना कहीं आपके पूरे सिलेबस में कहीं भी किसी भी सेक्शन की चर्चा हो सकती है। कोई भी रिपोर्टिंग की जब हम बात करेंगे, जैसे कारों की बात करेंगे, तो कारों में बहुत सारी चीजें कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है, तो आपको कंपनी ऑडिट वगैरह अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। तो ये आपका सिलेबस रहेगा ऑडिट का। ये मैंने अपने 2 सब्जेक्ट की चर्चा कर ली आपसे, किसकी? एडवांस अकाउंट्स की और ऑडिट की। अब मैं ऊपर से आपको बाकी सिलेबस के बारे में बताता हूं, लेकिन दोबारा बता रहा हूं बाकी सिलेबस रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ही आपको बताएंगी, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस दे देता हूं क्या कुछ हुआ है। देखो, अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ में इन्होंने क्या करा सर? कंपनी लॉ और LLP लॉ 70 मार्क्स का डाल दिया इन्होंने। कंपनी लॉ में ऐसा कोई चेंज नहीं है, बस ये जो फॉरेन कंपनी है ये नया ऐड किया इन्होंने, प्लस ये LLP लॉ विद इंपॉर्टेंट रूल्स बहुत डिटेल में कवर किया इन्होंने LLP एक्ट, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अदर लॉ में बात करूं तो अदर लॉ में 2 एक्ट इन्होंने हटाए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया यहां से, कॉन्ट्रैक्ट अब आपको नहीं पढ़ना इंटर में, और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है वो आपको नहीं पढ़ना, ये उठा के इन्होंने फाउंडेशन में डाल दिए। यहां पर वो बाकी सेम कंटिन्यू है, जनरल क्लॉजेज हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, और फेमा ने ऐड किया इन्होंने। ये फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये इन्होंने यहां पर क्या करा? ऐड कर दिया फेमा का टॉपिक। ठीक है जी, ये लॉ की बात है। टैक्स की बात करी जाए, टैक्स में वही आपका इनकम टैक्स लॉ 50 मार्क्स, और जीएसटी एक्ट जीएसटी लॉ 50 मार्क्स। पहले आई थिंक 60-40 था, अभी इन्होंने 50-50 किया है, और मेरे हिसाब से सिलेबस सेम ही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज आपका नहीं होगा। उसके बाद ये हो गया ग्रुप 1 की बात, अकाउंट्स, लॉ और आपका टैक्स। फिर ग्रुप 2 में आते हैं आपका कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स। इसमें भी मुझे मेरे हिसाब से जहां तक मेरी नॉलेज है शायद भी कोई भी टॉपिक इन्होंने हटाया नहीं है, सब कुछ सेम ही है, कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं किया, पूरा का पूरा आपका सिलेबस एज इट इज है। तो कॉस्टिंग का आपका सिलेबस है, कॉस्ट मैनेजमेंट, बस ग्रुप 1 से उठा के ग्रुप 2 में डाला है, और कोई चेंज इसमें नहीं किया इन्होंने। ऑडिटिंग मैंने आपको बता ही दिया, तो आप कह सकते हो सर मेरे वाले सब्जेक्ट्स में चेंजेस हैं, बाकी किसी में कुछ खास चेंजेस नहीं लग रहे मुझे। उसके बाद अगला आता है आपका FM के साथ पहले इको हुआ करता था, अब इन्होंने FME कर दिया, और साथ में 50 नंबर का जो EIS SM में SM होता था वो SM डाल दिया। मैं उम्मीद करता हूं सर सिलेबस भी आपका सेम ही रहेगा। FM पहले आई थिंक 60 मार्क्स का हुआ करता था, अब इन्होंने 50 का कर दिया, और SM वो पहले भी 50 था, अभी भी इन्होंने 50 रखा है, सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ सिलेबस है आपका सी इंटरमीडिएट एज पर न्यू स्कीम। ठीक है जी, नाउ मैं आपको अपने कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ।
हमारे बैचेस वगैरह कब स्टार्ट हो रहे हैं? देखो बैचेस तो वैसे फाउंडेशन रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होंगे, लेकिन 17 जुलाई से 17 जुलाई से वी आर स्टार्टिंग डेमो क्लासेस। डेमो क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 जुलाई से, ठीक है। फॉर एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 डेमोज रहेंगे, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आता 3 डेमोज रहेंगे, यूट्यूब पे लाइव भी रहेंगे, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, और आप सेंटर पे फेस टू फेस आना चाहते हो तो फेस टू फेस भी हमारे पीतमपुरा सेंटर पे आप आकर देख सकते हो। तो ये डेमो क्लासेस रहेंगे हमारे। उसके बाद जैसे ही डेमो खत्म हो जाएंगे तो विल स्टार्ट आवर बैच, हम अपना बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, डेमो खत्म होते ही। और बैच के लिए इवन हो सकता है आपके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बार रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। जैसे परसों आप लोगों का इंटरमीडिएट का रिजल्ट है, टाइम से पहले आ रहा है, 15 दिन पहले आ रहा है, तो मुझे लगता है फाउंडेशन का भी रिजल्ट आपका एंड ऑफ द जुलाई या फिर 2-3 अगस्त के आसपास आ ही जाएगा। तो तब तक हमारे डेमोज खत्म होंगे और फिर हम तुरंत ही बैच रिजल्ट आते ही अपना बैच स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए, डेमो क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो यू कैन कम आवर फेस टू फेस सेंटर एट पीतमपुरा। एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, वो नंबर आप नोट कर लीजिए, 9310235483। ये एक नंबर नोट कर लीजिए, 9310235483। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको सारे डेमोज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर डेमो कब कौन से सब्जेक्ट का रहेगा, ये सारी वगैरह सब डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ सर, सिलेबस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिलेबस बनाया गया है। अच्छे से पढ़िए और अपना इंटरमीडिएट अच्छी नॉलेज के साथ आप लोग इसे निकाल दीजिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अब आपका ये सारा कंसेप्चुअल रहने वाला है। पहले भी कंसेप्चुअल होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि कंसेप्ट भी पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस करते करते बहुत सारी चीजें रिपीट भी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कुछ भी करके इन डेप्थ स्टडी करनी ही पड़ेगी, इन डेप्थ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। आप बिल्कुल भी सेलेक्टिव नहीं हो सकते कहीं पर भी, वो तो खैर होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार बच्चे तुक्के से सेलेक्टिव भी हो जाते हैं, वो सेलेक्टिव नहीं हो सकते। अच्छा एक चीज अच्छी इन्होंने क्या कर दी, जो एमसीक्यूज हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले ये भी डिस्कशन हो रहा था कि हो सकता है एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग कर दे, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एमसीक्यू में अब आप ABCD में से तुक्का लगा के अगर काम करोगे तो सर आपको कोई दिक्कत इतनी नहीं आएगी, बट फिर भी इन डेप्थ स्टडी करोगे तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बिल्कुल बेसिक एमसीक्यू नहीं होंगे, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है। तो केस स्टडी होगी, उसके बाद 5-6 एमसीक्यूज है, उस टाइप के एमसीक्यूज हो सकते हैं, और थोड़ा एनालिटिकल एमसीक्यूज हो सकते हैं, इवैल्यूएट करने वाले एमसीक्यूज हो सकते हैं, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी एमसीक्यूज है। तो ये बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो एक बढ़िया से मेरे ख्याल से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। बाकी देखते हैं मई 24 में पहला अटेम्प्ट होगा तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, थोड़ा आइडिया उसी से ही मिल पाएगा, ठीक है जी। चलिए फिर, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।